रणभूमि का शेर और 80 गांव लक्के जो कभी भी युद्ध से पीछे नहीं हटा और जिनने अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ एक सपना देखा कि पूरे देश पर एक हिंद राष्ट्र सनातन धर्म की स्थापना। समझ गए होंगे महाराणा संग्राम सिंह, जिनका जन्म 1482 में हुआ था। मेवाड़ के राजा महाराणा कुंभा के पोते थे, 3 पोते थे उनके, पृथ्वीराज सिंह, जयमल और राणा सांगा जी। इसमें क्या हुआ था, एक समय की बात है जब राणा सांगा जी अपने दोनों भाइयों के साथ गुरुकुल में जा रहे थे, तब इनके आचार्य ने एक भविष्यवाणी करी थी। और भविष्यवाणी में ये था कि राणा सांगा के हाथ में ही सारी राज्य व्यवस्था होगी, एक छत्र राज होगा और जी युद्ध में हमेशा विजय प्राप्त करेगा। तो ये बात सुन के जो इनके भाई थे, उड़ने राज उनकी उपाधि थी, उड़ने राज पृथ्वीराज, उड़ना राजकुमार, वो भी एक बहुत बड़े योद्धा रहे, वीर रहे अपने समय के। तो वो इस बात से राणा सांगा से नाखुश थे कि मैं ज्येष्ठ हूँ, इन्हें राज्य कैसे मिलेगा। तो इसी बात पे इन दोनों की बहस हुई और इस बहस में चलते दोनों भाइयों ने राणा सांगा के ऊपर आक्रमण करा, जिसमें राणा सांगा की एक आंख घायल हो गई थी, मतलब एक आंख उनकी फूट चुकी थी। इस आपसी विवाद के बाद जो मेवाड़ के वफादार थे, जो सामंत थे, उन्होंने जो है राणा सांगा जी को करमचंद परमार, जो उस समय अजमेर के शासक थे या उनकी जागीर थी अजमेर की, उनके पास राणा सांगा को भेज दिया गया बाल्यकाल में ही। और राणा सांगा ने वहाँ रह के उनसे ही सारे युद्ध के दाव पैच सीखे, हर चीज़ उनसे सीखी। और जब इनके बड़े भाई रायमल और जगमाल की मृत्यु हो चुकी थी, तब ये वापस मेवाड़ में आए और मेवाड़ में इनके पिता राजा रायमल, महाराणा रायमल जी की मृत्यु के पश्चात इनका 1509 में राज्याभिषेक हुआ महाराणा सांगा जी का। पहली बात। दूसरी बात, ये ऐसे अद्वितीय योद्धा रहे, आप ये समझ लो कि राजपूत एकता का परिचय जिसने दिया इतिहास में, वो राणा सांगा हैं। मतलब इनके समय में पूरी राजपूत रियासतें, बड़े बड़े बीकानेर, बूंदी, मारवाड़ और जी ईडर, मालवा, यहाँ तक के बड़े बड़े मतलब जो राजपूत राजघराने थे, वो सब एकजुट हो गए थे और सब राणा सांगा के छत्र के नीचे थे सब। इसका क्या हुआ, उस समय दिल्ली में इब्राहिम लोदी था, गुजरात में महमूद शाह था और जी मालवा में था नादिर शाह। दिल्ली कई बार विजय प्राप्त करी राणा सांगा जी ने। यहाँ तक कि गुजरात का जो युद्ध हुआ था, जब महमूद शाह ने ईडर पर, गागरोन पर, क्षमा करें, गागरोन पर जब धावा बोलना की सोची, तब राणा सांगा अपनी सेना के साथ गुजरात गए और उसे नादिर शाह को अपने घोड़े के पीछे बांध के मेवाड़ ले गए थे। और तकरीबन 4-5 महीना उन्होंने अपनी कैद में रखा था नादिर शाह को। उसके बाद में अपने क्षत्रिय परंपरा के अनुसार उसे क्षमादान दिया, जो भी उससे वो लिया दंड वगैरह, वो लेके उसे छोड़ दिया गया था। एक बात ये, उस समय क्या था, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम, अब राणा सांगा जी की जो वो थी विचार था, उनका विचार था विक्रमादित्य की तरह चक्रवर्ती सम्राट बनना। राणा सांगा ने सोचा कि अब दिल्ली पर आक्रमण हो, किंतु इससे पहले इब्राहिम लोदी ने इतनी बड़ी मूर्खता की, हाड़ौती के मैदान में आकर अपनी सेना सहित राणा सांगा को ललकार दिया। अब इस बात से अनजान था कि राणा सांगा अकेला नहीं, पूरी राजपूत शक्ति उसके साथ थी उस समय। तो इब्राहिम लोदी की सेना को चारों तरफ से राणा सांगा की सेना ने घेर लिया था और इतनी बुरी तरह हार दी थी, इतनी बुरी तरह हार दी थी। ये वाक़या है सन 1517 का। सन 1517 में हाड़ौती जो जगह है, वहाँ पे इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने धूल चटाई थी। उसके बाद होता क्या है, इब्राहिम लोदी भाग जाता है वहाँ से, हार स्वीकार कर ली उसने, सब कुछ शांत हो गया। इसका फ़ायदा उठाया जो बाबर था, मुग़ल, उस समय वो अफ़गानिस्तान के काबुल में था और उसने सोचा कि अब मैं भारत जाऊं, लूटपाट करूं। इसी के चलते जो है उसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण, पानीपत के युद्ध में ये बाबर युद्ध जीत चुका इब्राहिम लोदी से और दिल्ली पर मुग़ल सल्तनत उसने कायम कर दी। अब राणा सांगा जी ने क्या सोचा
क्योंकि देखो हर काल की हर राजनीतिक परिस्थितियाँ अलग अलग हुए हैं, हर काल में भिन्न परिस्थिति है। हम आज बैठे यदि हम मात्र इतिहास पढ़ रहे तो हम केवल इतिहास पढ़ के इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पहले क्या था, क्या परिस्थिति थी, क्या राजनीतिक स्थिति थी, क्या भौगोलिक थी, क्या क्या था। इसलिए हमें लिखा पढ़ी के अलावा भी अपनी विवेक का, अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए हमेशा। क्षत्रिय हमेशा विचारवान कौम रही और विचारों के बल पे ही हम रहे, हमेशा सिंहासन संभाले, देश की रक्षा करी, धर्म की रक्षा करी। होता क्या है, राणा सांगा ने सोचा कि ये दोनों आपस में युद्ध करेंगे, इसी के बाद राणा सांगा दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लेंगे, यानी दिल्ली पर केसरिया लहरा देंगे। ये विचार था। किंतु बाबर ने क्या किया, बाबर ने दिल्ली के आने के बाद जो मेवाड़ क्षेमा में आता था बवाना का दुर्ग, बवाना के दुर्ग पे अधिकार जमा लिया उसने धोखे से। अब इसकी सूचना जब राणा सांगा को लगी तो 16 फरवरी 1527 को महाराणा सांगा ने बाबर के ऊपर आक्रमण बोल दिया और बाबर को बुरी तरह हारना पड़ा। वो इतनी बुरी तरह हार गया, राजपूतों ने ऐसा मारा उसे युद्ध में कि उसकी सेना में इतना भय आ गया था कि वे सोच रहे थे कि कब हम यहाँ से काबुल जाएं और कब इन राजपूतों से पीछे छूटे। ये उनके दिमाग में आ गई थी बात। पूरी सेना काबुल जाने के लिए रेडी थी, हालांकि आधी सेना आधे रास्ते में भी होगी। किंतु बाबर ने जो है बहुत सा काम करा कि हम तुम्हें पैसा देंगे, धन देंगे, ये वो सो लालच दिए, लेकिन सेना मानी नहीं। इतना खौफ बैठ गया था राजपूतों का दिलों में। अब ये आक्रामक कौम है, जब सारा राजपूत एकजुट हो जाएगा, सारी महाशक्ति है एकजुट हो जाएगी, फिर इनके आगे किसी की नहीं चलती। इतिहास साक्षी है पहले भी। फिर बाबर ने क्या करा, अब बाबर ने ये सोचा कि ऐसे तो ये राजपूत काबू में आने के लिए। उसने फिर फतेहपुर सीकरी जो है, फतेहपुर सीकरी में डाला अपना पड़ाव। वहीं पे पड़ता है खानवा का मैदान, जहाँ पर बाबर और राणा सांगा का युद्ध हुआ था बीच में। खानवा के मैदान में क्या हुआ था, पहला युद्ध तो राणा सांगा जी बढ़िया तरह जीत चुके थे, बाबर को बहुत बुरी शिकस्त दी थी। तब बाबर ने सोचा कि इनका इलाज बाहुबल से नहीं है। अब होता क्या है, एक वीर आदमी या एक वीर योद्धा क्या है, वो अपने प्रतिद्वंदी से भी वीरता की उपेक्षा रखता है कि अगर मैं वीर हूँ, मैं बाहुबल का उपयोग कर रहा, तो मुझे पता है कि मेरे सामने वाला भी बाहुबल का उपयोग करेगा। वीर के दिमाग में ये बात आती ही नहीं कि वो मुझे छल भी कर सकता है। बाबर ने ये किया। अब बाबर ने क्या किया, बाबर ये बात समझ चुका था कि अब राजपूतों को आमने सामने से हराना नामुमकिन है, असंभव है, भले उसके पास कितनी बड़ी सेना हो। उसने क्या किया, उसने मंगाया तोप खाना अपना। उसने तोप खाना मंगाया अपना, क्योंकि उस समय भारत में राजपूत ये नहीं जानते थे कि तोप बंदूक क्या है, क्योंकि राजपूत हमेशा से बाहुबल के प्रिय रहे। वो छाती के जोर पे, अपनी भुजाओं के जोर पे युद्ध करना पसंद किया करते थे। बंदूक के लिए वो कहते थे क्या चीज़ है, कायरों का हथियार है। दूर से खड़े होकर आप किसी के ऊपर भी निशाना मार के उसे मार सकते हो, उसमें कोई शूरवीरता नहीं दिखती। ये मानना था राजपूतों का उस समय। इस समय फिर क्या होता है, 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई जो बाबर हार चुका था, उसके बाद उसने सेना को जिहादी बनाया। जिहादी इस्लाम के नाम पे, धर्म के नाम पे सेना को उसने दोबारा से उत्सुक किया और अपनी सेना का एक जो वो थी सैन्य टुकड़ी, उसे रखा रिजर्व रख के। 2 सैनिक टुकड़ी रखी उसने कहीं और छुपा के, और बीच में वो अपने जो उसके सैनिक थे 1000-10,000 वो ले आया बीच में, और सेना के चारों तरफ लगा दिए तोप खाने। तो जब राजपूत भिड़े तब क्या हुआ, शुरू में तो युद्ध होता रहा। जब राजपूत दूसरे युद्ध में भी भारी हो गए थे मुगलों पे, तब मुगलों ने क्या करा, बाबर ने तोप चलाने का आदेश दिया। उसमें हजारों राजपूत जो तोप की चपेट में, तोप के गोले में आके वीर गति को प्राप्त हो गए थे वहीं। इसी तरह चलते चलते धीरे धीरे जब इस तरह का हुआ, जब राजपूत ये सोच रहे कि अब क्या करें, अब बाहुबल से क्या करें, बुद्धि का प्रयोग करें, क्या करें, क्योंकि सब ये अचानक हुआ। बाबर का ये एक छल था, षड्यंत्र था, जो उसने सेना की टुकड़ी छुपा रखी थी पीछे। जब राजपूत इस दुविधा में थे कि आगे से तोप के गोले चल रहे, कहीं से तीर बरस रहे, कहीं से कंफ्यूजन की स्थिति में, तो मुगलों की सेना ने कायरों की तरह पीठ पे हमला कर दिया राजपूतों की उस समय। और उसी समय राणा सांगा जो हाथी पर थे, जो अपनी सेना का नेतृत्व
देख रहे थे, वैसे इनकी सेना का उस समय नेतृत्व देख रहे थे मारवाड़ के नरेश मालदेव जी, मालदेव राठौर जी के नेतृत्व में सेना थी। बहुत बड़े विख्यात राजपूत राजा हैं। उनके हाथ में सेना की बागडोर थी और इस प्रकार से जब तोप चली तो इसी की उसमें राणा सांगा जी के सिर पर या इसी किसी हिस्से में एक तीर लगा और जिससे राणा सांगा जी अचेत हो गए। अचेत होने के बाद जैसे आपने सुना होगा महाराणा प्रताप जी जब हल्दी घाटी से उन्हें बाहर निकाला गया सुरक्षित देश की धर्म के भविष्य के लिए, तब झाला मान सिंह ने उनका छत्र अपने सिर पर रख लिया था। इसी तरह सेम टू सेम राणा सांगा जी के साथ एक राजपूत थे, झाला राजपूत, उनका नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा फिलहाल, क्षमा करिएगा। उन्होंने सेम टू सेम उनका छत्र अपने सिर पर धारण किया और यहाँ से उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। दोबारा युद्ध चल गया। देखने की बात यह है कि तोप चल रही फिर भी राजपूत पीछे हटने वाले नहीं थे, क्योंकि ये तो इतिहास गवाह है। जिस समय एक बार युद्ध भूमि में हम प्रस्थान चले गए, या तो विजय या वीरगति, तीसरा कोई हमारे पास विकल्प नहीं होता था। और यही हमारी परंपरा थी, यही हमारी शान थी, यही हमारी राजपूती थी। इसके बाद जब राणा सांगा जी को वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया, दूसरे स्थान पर लेकर गए, तब वहाँ पे राणा सांगा जी जब होश में आए तो उन्हें बड़ा ही अचंभा हुआ कि मैं जीवित हूँ और युद्ध भूमि में नहीं हूँ, इसका क्या है। उस समय फिर राणा सांगा ने कहा कि नहीं, मैं पराजय का मुंह लेके मेवाड़ नहीं जाऊँगा, मैं दोबारा युद्ध करूँगा, जाऊँगा तो जीत के वरना नहीं जाऊँगा। इसी बीच बाबर ने जो है चंदेरी पर धावा बोल दिया। अब राणा सांगा ने कहा चलो चंदेरी। सभी राजपूत सरदार फिर एक हुए। उस समय एक परंपरा जो राणा सांगा जी के समय शुरू हुई, उसका नाम था पाती पर्वन। पाती पर्वन का मतलब है कि पूरा समग्र राजपूताना, पूरे राजपूत एकजुट होकर एक छत्र के नीचे शत्रु से मुकाबला करें। इसका नाम था पाती पर्वन। इसका फिर से किया गया कि सभी राजपूत एक हों, और हुए भी एक। और जिस समय राणा सांगा जी युद्ध के लिए जा रहे थे तो रास्ते में कालपी के मैदान में जब डेरा डाला तो अकस्मात राणा सांगा जी की जब घायल हो चुके थे तो उनकी मृत्यु हो गई थी कालपी के मैदान, युद्ध से पहले ही। इसके पीछे लोगों ने बहुत सी लोगों ने कहानी चलाई कि राणा सांगा को उन्हीं के विश्वास पात्रों ने जहर दे दिया था। ये कितनी मूर्खता वाली बात है कि जो राजपूत सरदार कंधे से कंधा मिला के एक छत्र होकर राणा सांगा के साथ चल रहे थे, क्या वो उन्हें जहर दे देंगे? अगर जहर देना ही था तो राणा सांगा को जहर वहाँ भी दे सकते थे जहाँ जब राणा सांगा जी क्या नाम अचेत थे, नहीं दिया। एक बात बतानी भूल गया मैं, जब इब्राहिम लोदी के साथ बवाना का, क्षमा करें, हाड़ौती का जो युद्ध हुआ था, उसी युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ कट चुका था। सोचने की बात है, एक आँख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, और शरीर पर सैकड़ों घाव। हमने मात्र पढ़े हैं इतिहास में 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, लेकिन 80 से ज़्यादा ही घाव होंगे। इतने पराक्रमी योद्धा थे, अद्भुत योद्धा, और राजपूत एकता के सूत्रधार थे केवल एक उस समय में। तो ये इनका इतिहास है। और मैं मानूंगा कि राजपूत एकता के जनक उस दौरान हाड़ा, बूंदी, मालवा, ईडर, मारवाड़, अजमेर, जयपुर, संभवतः उनका नाम पृथ्वीराज सिंह राठौड़ मालवा के, ये सभी एकजुट हो गए। विचार कीजिए क्या मतलब शत्रुओं के लिए क्या खौफनाक सीन होगा। ये एक छत्र राजपूत एक हो गए और आ रहे हैं शत्रु से मुकाबला करने। यदि इस युद्ध में बाबर तोप का इस्तेमाल न करता तो वो पराजय का मुंह देखता और कभी भी इस भारत पे मुगल सल्तनत नहीं कायम होती। ये थी राणा सांगा की वीरता, वीर गाथा। इसमें कोई छूट होगी हो, कम ज़्यादा हो गया हो तो क्षमा करिए। वीडियो को शेयर करो, अपना इतिहास का गुणगान करो, गर्व करने लायक है। केवल राजपूतों के लिए नहीं, पूरे सनातन धर्मियों के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए। और एक सीख है, एकता की बात आज जो राजपूत कर रहे हैं, जो कहते हैं कि आज क्षत्रियों में एकता नहीं है, क्षत्रियों में एकता राणा सांगा लेकर है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास फिलहाल राणा सांगा जैसी योग्यता का लीडर नहीं है, एक ऐसा नेतृत्व करता नहीं है जो एकजुट पहरा सके राजपूतों को। लेकिन मुझे विश्वास है भविष्य में ऐसा जरूर होगा, होकर रहेगा। इतिहास फिर दोहराऊगा अपने आप को, सब काम होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, राजा रामचंद्र की जय। स्वाभिमान अमर रहे।